अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, एक बार फिर मैं साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खैर मक़दम करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जी वक़ार मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अली दरख्वास्त करता हूँ कि मनोज झा का इस्तेमाल करें। आप तमाम साथ बैठ जाएं और ताकि प्रोग्राम को ऊपर चढ़िए सर, ऊपर चढ़ जाइए ना, बराबर कैमरा है। अच्छा ठीक है। और हज़रात, ये जो किताब है संतराश और मुझे उम्मीद है कि आप के हाथों में किताब पहुंची है, आप पढ़ेंगे तो आप पसंद करेंगे। और ये एक तरह से हमारे यहाँ इन दिनों शंभू कुमार, मैं भी पटना में हूँ और आज एक बुक संगत रास का विमोचन हुआ है जिसके राइटर हैं नरूल्लाह जावेद साहब हैं। मेरे साथ नरूल्लाह जावेद साहब हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इनको ये बुक लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस बुक का जो तथ्य है उस तथ्य पर चर्चा करेंगे कि किस तथ्य पर इन्होंने इस बुक को लिखा है। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और दरअसल आपने जो पूछा किताब लिखने का मकसद क्या है, देखिए हमारे यहाँ होता है क्या है कि जो हमारे जो साथ उठते बैठते हैं जिनको हम देखते हैं तो आमतौर पर हम उसको तनकीद की निगाह से देखते हैं, उसके काम को, उसके कार्य को हम लोग सराहते नहीं हैं। काम के नज़रिए से उनके नज़रिए नहीं सराहते हैं। लेकिन हमने कहा कि जब हम अपने लोगों को नहीं सराहेंगे तो कौन सराहेगा। और जो लोग काम समाज में रह के काम करते हैं उनके बारे में लोगों को जानना भी चाहिए और उनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। तो इस शमीम साहब कलकत्ते में बहुत सारा काम किया, जिसमें उर्दू मूवमेंट चलाया, क्या नाम है, कम्युनल हारमोनी की मूवमेंट चलाया, एंटी कम्युनलिज्म मूवमेंट चलाया, फूड फॉर ऑल चलाया। इस तमाम काम जो उनका था, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन शुरू करते, तो मेरे समझ में आया कि इस पर किताब आनी चाहिए और ये उस मकसद से किताब लाई गई है। जी। कितना टाइम लगा इसको किताब लिखने में 2 साल का वक्फा लगा और प्रूफ किताब के बाद प्रूफ रीडिंग होती है, उसका छपाई का मसला होता है, कई सारे मसाइल होते हैं। तो 2.5-3 साल के बाद ये किताब आई है। कुछ बीच में कोविड भी आ गए थे तो ना हम रुकने, उसकी वजह से नहीं, कुछ उसके वजह से कोविड की ज़िंदगी रुक सी गई थी। तो किताब तो काम हो रहा था, लेकिन बहुत सारे जो जिनके पास फ़ोटोज़ नहीं थे, इसमें देखिएगा अखबारों के फ़ोटो हैं, तो लाइब्रेरी में जाने में देर हुई, तो बहुत सारी लाइब्रेरी से जमा करके किताब लाई गई है। हमको जब इस किताब को लिखने में आपको और तथ्य की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आप कहाँ रिसर्च कहाँ हमने क्या नाम है आसनसोल भी गए, आप तमाम अखबारों के दफ्तर में गए, उस ज़माने कलकत्ता के जितने उर्दू अखबारात हैं, हिंदी अखबारात हैं, उनको उसकी कटिंग जमा किया, फिर उसको मैंने पढ़ा, उसकी प्रोफाइलिंग की, तब किताब लिखा गया है। इससे पहले भी आपने कोई किताब लिखा? मेरी ये चौथी किताब है। इससे पहले मेरी किताब है बंगाल के मुसलमान, जिसमें बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। उस 30% मुसलमानों की आबादी का क्या मंजरनामा है, वो मंजरनामा जो है मैंने उसमें
जिक्र किया है। क्या रखा है प्राइसेस का आपने? इस किताब की प्राइस होगी तकरीबन क्या है कि सामने पब्लिशर कोई और है, मैंने सिर्फ लिखा है। पब्लिशर हाँ 500 रुपये है। जी 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 जी। एक संदेश क्या देंगे किताब ये बिहार? कि इस भाई ज़िंदगी तो सब लोग गुजारते हैं, समाज के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहिए और हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ भी रोशनी की कमी मिले वहाँ एक चिराग जला देना चाहिए। ये कोशिश से चिराग जलाने की। जी थैंक यू आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ नरूल्लाह जावेद साहब थे। मैं आपको अब इस किताब के विमोचन में मनोज झा भी आए हुए हैं जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी की तरफ से, उनकी भी बातों को आपको सुनाएंगे कि आखिर इस किताब में का मतलब क्या है। हरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर मिलते रहते हैं और ख़ास तौर पे जब मुल्क के हालात बहुत अच्छे ना हो तो हमारी मुलाकातें बढ़ भी जाती हैं। जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, जनाब अब्दुल वाहिद रहमानी जी, जनाब मौलाना मसूद नदवी जी, जनाब फ़ारूक आजम साहब, जनाब नूरुल्लाह जावेद जी जो ऑथर भी हैं, और शमी मोहम्मद साहब, क्या कहा जाए, लैंग्वेज मैन, फूड मैन, बहुत सारी एडजेक्टिव्स आपके लिए लगाई जा सकती हैं। जुल्फ़िकार आफ्ताब साहब, प्रदीप मोहंती जी, जनाब मोहम्मद एहसान साहब, जनाब इरफान अहमद साहब, डॉक्टर अफसा बानो जी और डॉक्टर शमसी जी को मैंने सुना अभी, वो यहाँ आए थे। बहरहाल आपके सवालों तक भी आऊँगा, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें मतलब बीते दिनों 2-4 दिनों से उर्दू को लेकर के फिर से एक नई जंग छिड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश की असेंबली से निकली। तो मैं योगी जी से क्या कहूँ, उर्दू से किनको मोहब्बत है ये जानने के लिए उनसे मत पूछिए जिन्हें उर्दू आती है, उनसे पूछिए जो उन्हें उर्दू नहीं आती है। मैं उनमें से हूँ, मैं उनमें से हूँ जिसको इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में कई काम किए, बस उर्दू नहीं सीख पाया। और अभी भी कह रहा हूँ, अगर ऊपर वाला थोड़ी मेहरबानी दे तो शायद कुछ सालों में जब तकरीर करूँ तो विशुद्ध उर्दू में बोलूँगा, क्योंकि ये ज़ुबान आसमान से नहीं गिरी थी, हिंदुस्तान की सरजमी से पैदा हुई है, ये यहाँ की ज़ुबान है। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो जनाब उर्दू का विरोध कर रहे थे, हमारे कई साथी ने कहा, अरे साहब तो 1 मिनट नहीं बोल पाओगे बिना उर्दू के, 1 मिनट नहीं बोल पाओगे, 1 मिनट बोल के दिखा दो बिना उर्दू के शब्द के, गुलामी कर लेंगे, आपकी राजनीति छोड़ देंगे, लोक जीवन से चले जाएंगे, बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, हालात हैं, वो हसन काज़मी जी की एक है, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं। तरन्नुम में सुनाऊं, सब मेरे चाहने वाले मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये ज़ुबान की बात हुई शमीम साहब के बहाने। और ये मैं बता दूँ, एक शिकायत भी लेके आया था मैंने, शमीम साहब को भी कहा, ऑथर को भी कह रहा हूँ, ये पहला मौका है मेरी ज़िंदगी का जब मैं किसी किताब के रिलीज़ में बिना किताब पढ़े बोल रहा हूँ। मैं जाता ही नहीं उन फंक्शंस में जिनमें किताब मेरे पास पहले ना आ जाए। तो मेरे पास 3 पन्ने का एक पुस्तक परिचय मिला, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जिससे मुझे पता चला कि शमीम साहब के बारे में हमारे साथी MLA सुरेंद्र जी हैं, अनवर साहब हैं, इन लोगों ने, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति है, इसके बहाने मैं कुछ बात कर सकता हूँ। देखिए, अव्वल तो ये है, पॉलिटिशियन से आप लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जब आप मुझसे भी सवाल करते हैं ना, तो मेरे टीचर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरे पॉलिटिशियन से, उस किरदार से सवाल पूछ रहे हैं। पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में नफा नुकसान देखा जाता है, मुल्क नफा नुकसान की तराजू पे नहीं बना करते। इस मुल्क में जिस दिन नफा, क्या होगा, चुनाव हारेंगे,
वैसे भी हार जाते हैं चुनाव, लेकिन देश तो नहीं हारेंगे ना, देश नहीं हारना है। और ये मैं कह रहा हूं तो पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। मैं अपने दल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तराजू पे इतना क्यों रख दिया, इतना कम क्यों रखा या इतना ज्यादा क्यों रख दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं होता है जब मैं कहता हूं कि खालिद अपने नाम की वजह से जेल में है अभी भी। उमर खालिद साहब, एक आदमी जो मास रेप का आरोपी है उसको हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है, हर 6 महीने पे पैरोल मिल रही है। बल्कि उत्तर भारत में कहीं भी चुनाव हो तो एक बाबा को पैरोल मिलना गारंटी है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली चुनाव हो उस बाबा को पैरोल, लेकिन उमर खालिद को नहीं मिलेगी, खालिद सैफी को नहीं मिलेगी, मीरान हैदर को नहीं मिलेगी, गुलफिशा को नहीं मिलेगी। नाम लेना शुरू करूंगा तो अंत ही नहीं है लिस्ट। ये हमने इस देश को बना दिया है और इसके बनने में नुकसान हम सबका है, उनका भी नुकसान है जो आज ताली बजा रहे हैं। मैंने सदन में कहा था कि इस पे लगाम लगाओ। नफरत अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो तुम अपने परिवार में मुसलमान ढूंढना शुरू कर दोगे जब मुसलमान 20 करोड़ नहीं होंगे इस देश में। तुम्हें नफरत के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है। ये चीजें क्यों हुई हैं ऐसा, मैं बार बार कभी कभी सोचता हूं, बार बार ये बात मैंने कही है। हिंदुस्तान में जब लोगों ने तय किया कि हम इस हिस्से में रहेंगे, उस हिस्से में नहीं रहेंगे, ये ऑप्शन और किसी के पास नहीं था। इस देश के मुसलमानों के पास था कि मैं पाकिस्तान जाऊं या अपनी सरजमी पे रहूं जहां मैं पैदा हुआ हूं। मुझे आज भी याद है, रहीम मासूम रजा की किताब है आधा गांव। आप में से कि हमारे एक साथी ने कहा वो अलीगढ़ का तराना की एक लाइन पढ़ी उठा है, तो मैं तो जामिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और जामिया और अलीगढ़ का एक लेवल पर कंपटीशन भी रहा है हमेशा। तो वो जो जामिया का हमारा तराना बहुत खूबसूरत है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अलीगढ़ के साथ, लेकिन हमारा जामिया का तराना भी बहुत खूबसूरत है। दयारे शौक मेरा, सहरे आरज़ू मेरा। तो वो चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मुल्क बना तो लोगों ने तय किया, ऑप्शन था कि यहाँ रहूँगा। अभी परसों चौथे रोज बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था। क्या सबसे खूबसूरत चीज थी पता है? दोनों मुल्क के नेशनल एंथम एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अमर सोनार बांग्ला। ये है साउथ एशिया की, जिसको क्या कहते हैं हम, हमारा कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को हमने खत्म कर दिया। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं करे बांग्लादेश में बड़ा अत्याचार हो रहा है वहां की अक़लियत पे। मैंने कहा हिंदुस्तान के पास मौका था एक बड़ी लकीर खींचने का। अगर हमने वो बड़ी लकीर खींची होती जो 10 साल में छोटी होते होते धुंधली हो गई, तो हम आराम से कह सकते थे कि हमसे सीखो अक़लियत को कैसे रखा जाता है। आज हम उस कहने के पोजीशन में नहीं हैं, हम नहीं कह सकते। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बात का भी है, मैं अक्सर देखता हूं कि इस तरह की जब भी मैं जहां कहीं जाता हूं बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं। हम हारे हुए लोग हैं, हम हार रहे हैं लगातार। अदीब साहब को याद होगा, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। आज से तकरीबन 19 के चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि चलो यार मुसलमान वोट करना ही छोड़ दे, टंटा ही खत्म हो जाए। आपको याद होगा सर। मुझे लगा कि ये कहाँ हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं आपके बीच कहूं, बड़ी बात करूं
कि मैं मुल्क की तामीर देख रहा हूँ कि बड़ी गोल्डन होगी, आगे चल के हम सब हासिल कर लेंगे जो लुट गए हैं, पिट गए हैं। मैं इस कहने के पोजीशन में नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। ये लड़ाई सियासत से इसका रास्ता नहीं है, सिविल सोसाइटी से, आंदोलनों से। हमने क्या किया ना, हाथ पकड़ना छोड़ दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि किसानों का आंदोलन होता, हम दूर खड़े रहते हैं। मजदूरों का आंदोलन होता है, हमको लगता है वो मजदूरों का आंदोलन है। दलितों का आंदोलन होता है, हम दूर रहते हैं। मुसलमान सड़कों पे आए, कोई साथ दिखना नहीं चाहता। ये छोड़ना तो होगा, और ये छोड़ना तभी होगा जब सारी उम्मीद आप पॉलिटिशियन से ना रखें। हाथ पकड़ने की रवायत, वो परंपरा हमें शुरू करनी होगी। और देश की बेहतरी चुनावी नतीजों से नहीं होते हैं। अगर किसी बाबा के चरणों में बैठ करके मेरी पार्टी चुनाव जीत रही है, तब तो वो विचारधारा जीत रही है, मैं थोड़ी ही जीत रहा हूं। मध्य प्रदेश में हमने तमाम उम्मीदें लगा रखी थी, और जो वहां के मुखिया थे वो उन्हीं के चरणों में थे जिनके चरण में बाकी थे। तो क्या फर्क रह गया साहब? मेरा धर्म से कोई विरोध नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूं, लेकिन इस देश में धार्मिकता व्यक्तिगत आस्था की चीज थी। इट वॉज माई पर्सनल इश्यू बिटवीन मी एंड माई गॉड। हाउ कम इट हैज ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल रोस्ट्रम, जहां आप तय करोगे कि कितनी डुबकी लगाई, अंदर पूरी तरह घुसे कि नहीं घुसे कुंभ में। अच्छा 2 ही बार लगाई, 5 बार का तो नियम है। ये क्या बना के रख दिया हमने पूरे के पूरे देश को। और फिर एक जगह शुरू होता है तो दूसरी जगह भी कंपटीशन चलने लगता है कि ऐसा ही कुछ हो। यही वो अंग्रेजी में कहावत ही, वन दैट ब्लीड्स, जहां खून दिखेगा वही बिकेगा। तो हर मीडिया, हर चीज खून दिखाने में लगी है। खून से मेरा ताल्लुक इस बात से है, तात्पर्य इस बात से है कि जहां नफरत दिखे ज्यादा से ज्यादा। 2-3 सवाल जो आपके थे मुझे बुलाने, मैं क्विकली लेता हूं। सबसे पहला सवाल था आपका कि मुसलमानों को लेकर के सेक्युलर पार्टियां। अव्वल तो सेक्युलर पार्टियां कितनी है उंगली पे गिनिए। कितने लोग सेक्युलरिज्म का मतलब समझ रहे हैं ये भी गिनिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म की पूरी जिम्मेवारी इस देश के मुसलमानों के कंधे पे है। वो ऐसा बैल है जिसके कंधे पे एक जुआ है, मोटा सा सेक्युलरिज्म। तो ऐसे सेक्युलरिज्म थोड़ी ही आएगा कि तुम सेक्युलर रहो, मुझे थोड़े दिन कम्युनल बनने दो, मैं उधर के मजे ले लेता हूं, फिर तेरे साथ आकर सेक्युलर बन जाऊंगा। ये नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि पूरी की पूरी सियासत ट्रेन की तरह नहीं है कि कंपार्टमेंट के एक डब्बे में आप सेक्युलर हैं, दूसरे डब्बे में आप कम्युनल हैं। ये नहीं होगा। पूरी ट्रेन वो होनी चाहिए, और वो ट्रेन अगर सेक्युलर है तो उसको सोशल जस्टिस पे भी वही नजरिया रखना होगा। ये नहीं कि हम में से हर व्यक्ति अपने से कमजोर ढूंढ रहा है कि कैसे उसको लतियाया जाए। जाति व्यवस्था ने इस देश के तमाम धर्मों का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। सीढ़ी नुमा एक संरचना है, हम सब सोचते हैं कि मेरे से नीचे कितना है देख लो, अच्छा 3 है मेरे से नीचे। ये चीज खत्म करनी होगी। दूसरी बात, खुल के बोलने वालों की तलाश कीजिए। जो लोग किंतु परंतु में बोलते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए। ये नहीं, उनको ब्लैकलिस्ट करिए। हमें वैसे लोग चाहिए जो चुनावी नतीजे की परवाह किए बगैर आप अक्सर भरोसा कर लेते हैं। देखो, एक चीज मैं कह करके खत्म करूंगा, क्योंकि ये अंतहीन सिलसिला है और मेरे पास कोई दवाई नहीं है। अगर मैं आप में से कोई कहे आकर के सर दर्द कर रहा है तो मेरे पास बैग है जिसमें डोलो 650 पड़ा हुआ है, मैं कहूँगा ये खा लो, लेकिन इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा, तलाश कीजिए उनको। सिर्फ इसलिए नहीं करे चुनाव है तो इसको भी थोड़ा बहुत करने दो, ये यहाँ वहाँ जा कर के साष्टांग करने का, आखिर वोट इसी से मिल रहा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ,
अगर उससे वोट मिल रहा है तो वही जीत रहा है। शक्लें भले बदल जाएं, रूह वही रहती है, कैरेक्टर वही रहता है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जाने अनजाने मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि हम लोगों की दिक्कत क्या है, वो एक बहुत अच्छी लाइन थी, अगर याद आ जाए तो हम लोग अक्सर अपने जैसों से ही मिलते हैं, अपने जैसों से। हमारी आबादी बहुत बढ़ नहीं रही है, हम ऐसे ही हैं इतने लोग। तो वो कहते हैं कि मुझे हम सफ़र भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का लुटा हुआ, कई रास्तों का बिटा हुआ। शुक्रिया। जय हिंद सर।